हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में एक बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं और इन्हें किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है और दुनिया भर में इन बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो एक चेन है या फिर जो लिस्ट है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है और इन्हें किस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन वगैरह मिलता है, इनका सिग्निफिकेंस नेचर के लिए कितना है, इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आइए जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। देखिए, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर दैट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम्स एज वेल एज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैनकाइंड्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ये भी बिल्कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका एरिया थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इतने एरिया में होते हैं तो इतने एरिया में नेशनल पार्क्स होते हैं और उनसे ज्यादा एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। पूरे एक आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे एक इकोसिस्टम को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस किया जाता है, वो चाहे लैंड के पास हो, वाटर के पास हो, कई बार वेटलैंड्स वगैरह भी होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में। तो स्पेसिफिकली एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसा लैंड या फिर ऐसा रीजन या फिर टेरिटरी जहां पर मैनकाइंड का इंपैक्ट यानी कि इंसानों का, ह्यूमंस का इंपैक्ट बहुत एडवर्स हो रहा है उस रीजन पर और वहां पर सस्टेनेबिलिटी नाम की कोई भी चीज नहीं हो रही है, एनवायरमेंट जो है वहां पर डिग्रेड हो रहा है। तो इस तरीके के एक ऐसे डिग्रेडेड एरिया में या फिर एक ऐसे टेरिटरी में जहां पर इंटरवेंशन बहुत जरूरी है कि हम मैनकाइंड के एडवर्सरीज को रोकें और फिर से वहां पर एनवायरमेंट को खुद को एनरिच करने दें, तो इस तरीके के रीजन्स को बायोस्फीयर रिजर्व्स की तरह अनाउंस किया जाता है। Each reserve aims to help scientists and environmental community figure out how to protect the world's plants and animal species while dealing with the growing population and its resources needs। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर रिसर्च वर्क जो है यहाँ पर होता है, किस लिए जो है वहाँ पर प्लांट और एनिमल लाइफ ड्विंडल हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आसपास का जो पॉपुलेशन है उसके हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी रिसोर्सेज की मांग होती है, कई बार डिफॉरेस्टेशन वगैरह भी किया जाता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर जो है ज़्यादातर हम डिपेंड करते हैं, ओवर ग्रेजिंग, इस तरीके से कई प्रॉब्लम्स हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च भी वहाँ पर किया जाता है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में कि किस तरीके से हम एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाकर रख सकते हैं ह्यूमन और नेचर के बीच। To carry out complementary activities of biodiversity, conservation and sustainable use of natural resource, biosphere reserves are traditionally organized into three interrelated zones known as the core area, the buffer zone and the transition zone। अब जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत ही बड़े एरिया में होते हैं। कितना बड़ा, अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी टेरिटरी है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी दूर तक जो है वो एरिया फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े एरिया को स्ट्रिक्टली तो आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते ह्यूमन इंटरेक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं उस एरिया को जो है आप डिवाइड जरूर कर सकते हैं। तो बड़ी खूबसूरती से देखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व को जोन किया गया है जिसे बायोस्फीयर जोनेशन कहा जाता है। सबसे पहला तो कोर एरिया, जहां पर किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरेक्शन हरगिज नहीं दिया जाता, जहां पर सिर्फ मॉनिटरिंग के एक्टिविटीज किए जाते हैं। कोर रिसर्च एक्टिविटीज, कोर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज पूरे इसी कोर एरिया में किए जाते हैं। और बाकी का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे बफर जोन कहा जाता है। यहाँ पर एजुकेशन एंड ट्रेडिंग रिलेटेड पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, टूरिज्म और रिक्रिएशन के लिए भी कंट्रोल्ड वे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, रिसर्च स्टेशन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइट्स वगैरह भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसे बफर जोन कहा जाता है। और आखिरी जो रीजन है जो बफर जोन के आसपास होता है उसे ट्रांसिशन जोन भी कहा जाता है, जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स को अलाउ किया जा सकता है। थोड़ा बहुत ग्रेजिंग वगैरह भी कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह भी आप वहां से थोड़े बहुत ले सकते हैं। इवन वहां पर भी रेगुलेट किए जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। The purpose of formation of biosphere reserve is to conserve in situ all form of life along with its support system in its totality so that it could serve as a referral system for monitoring and evaluating changes in natural ecosystem। दो तरीके के कंजर्वेशन सिस्टम्स होते हैं, एक तो होता है इन सीटू, दूसरा होता है एक्स सीटू। देखिए, जब हम किसी एनिमल या फिर प्लांट ब्रीड को या फिर उस स्पीशीज को लाते हैं उसे एक दूसरे एनवायरनमेंट में जहां पर हमने खुद आर्टिफिशियली उसे तैयार किया हुआ है। बेस्ट एग्जांपल जोलॉजिकल पार्क्स। जोलॉजिकल पार्क्स सिर्फ टूरिज्म के लिए या फिर रिक्रिएशनल पर्पस के लिए नहीं होते। जोलॉजिकल पार्क्स जो जूस होते हैं वहाँ पर कई बार इस तरीके के एंडेंजर्ड और एक्सोटिक स्पीशीज को जो है दुनिया भर से लाया जाता है या फिर नेशन में जहाँ पर भी जरूरत हो उन्हें लाया जाता है। उन्हें एक आर्टिफिशियली मेड एनवायरनमेंट में जो है हर ध्यान देकर उन्हें वहाँ पर ब्रीड किया जाता है, उनकी तादाद को फिर से बढ़ाकर जो है ले जाकर वाइल्ड लाइफ में छोड़ दिया जाता है, फॉरेस्ट वगैरह में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके के एक कंजर्वेशन को हम XC2 कहेंगे क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग है, वहां से बाहर निकालकर जो है हमने उन्हें प्रोटेक्ट किया है।
लेकिन इन सीटू कंजर्वेशन जो है एक ऐसा फॉर्म है जहां पर हम उन्हें फॉरेस्ट से बाहर नहीं लाते, विद इन फॉरेस्ट ही हम उन्हें रहने देते हैं, फॉरेस्ट में ही खुद को ही उन्हें रिचार्ज करने, ब्रीड करने देते हैं। लेकिन हम एक ध्यान ये लेते हैं कि उस फॉरेस्ट में किसी भी तरीके का ह्यूमन एडवर्सरी ना हो, ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो, ताकि हम नेचर को रिप्लेनिश करने का मौका दें, खुद को रिचार्ज करने का मौका दें। इसे इन सीटू फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन कहा जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। प्रेजेंटली देर आर 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो इंडिया में एज ऑफ नाउ 18 इस तरीके के बायोस्फीयर रिजर्व्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। 10 आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। हालांकि नेशनल लेवल गवर्नमेंट को ही ये पावर दिया जाता है कि वो बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस करे, लेकिन यूनेस्को का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जिसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहा जाता है। उस प्रोग्राम के तहत जो है यूनेस्को एक लिस्ट मेंटेन करता है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स की, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व्स नेटवर्क कहा जाता है। यानी कि यूनिवर्सली भी, यानी कि ग्लोबली भी जो है ये पूरे बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंस तो और भी बढ़ जाएगा जब हम ग्लोबल लेवल पर इसे रिकॉग्नाइजेशन दिलवाते हैं। तो 10 आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच आर इन इंडिया, वो जो है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के लिस्ट में, नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स में एक हिस्सा बने हुए हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।